नमस्कार फ्रेंड, कैसे हैं? कृष्णाज एकेडमी के यूपी टेट एग्ज़ाम के एनवायरमेंटल एजुकेशन यानी कि पर्यावरण शिक्षा के जो विगत वर्षों में ये क्वेश्चन का डिस्कशन चल रहा है, उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। और आज हम इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं और वो है एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है। तो एलपीजी आप जानते हैं, ये वो गैस है जो हम अपने घरों में सिलेंडर के थ्रू यूज़ करते थे, जिसका पूरा नाम क्या था? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसके संबंध में क्या सत्य नहीं है, इसको देखें। तो पहला इसमें दे रखा है, ये बिल्कुल सत्य है कि एक स्वच्छ ईंधन है। स्वच्छ ईंधन से मतलब पोल्यूशन बहुत कम करता है। पुराने हमारे ट्रेडिशनल, ठीक है, ईंधनों से लकड़ी जलाते थे, कोयला जलाते थे, उसके कंपैरिजन में इसका ऊष्मीयमान अधिक होता है, बिल्कुल ठीक है। अगर आप देखें इसका ऊष्मीयमान की बात करें तो ये होता है 55,000 किलो जूल पर केजी। तो ये काफ़ी ज़्यादा हाई कैलोरीफिक वैल्यू या ऊष्मामान को शो करता है। और आपने देखा है घर में जब इसको जलाते हैं गैस में, तो ये क्या होता है, ये नीले ज्वाला से जलने वाला जो है ईंधन है। तो ये तीनों ही सही हैं। तो गलत कौन सा है? ये मीथेन का उत्सर्जन करने वाला है, ये असत्य है। तो देखें यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा डी। इसमें यहाँ जब भी क्वेश्चन हम इस तरीके करते हैं तो हम ये देख लें कि ये लिखा है सत्य है या सत्य नहीं है। ये चीज़ें ट्रू, ठीक है, फॉल्स, ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान से हमें पढ़नी हैं। तो इसका हमारा आंसर क्या हो गया? इसका हमारा आंसर हो गया ये मीथेन का उत्सर्जन करने वाला है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर डी। नेक्स्ट आता है प्रजातियों की उत्पत्ति की रचना, ठीक है, ये किसकी है या किस वैज्ञानिक ने इसको लिखा है? तो इसका आंसर पहले लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने एक पुस्तक लिखी, ये तो प्रजातियों की उत्पत्ति लिखा है, लेकिन इसका पूरा नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। हिंदी में अगर कहें तो प्राकृतिक चुनाव द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति, जो लिखा है प्रजातियों की उत्पत्ति की संरचना। अरस्तु के बारे में कहें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी केस में। बायोलॉजी की शुरुआत ही अरस्तु ने की, ठीक है, इसीलिए अरस्तु को जो है कहा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान जनक का, सॉरी, जीव विज्ञान का जनक। और इन्हीं को फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं, यानी कि जंतु विज्ञान का जनक भी कहते हैं। तो बायोलॉजी की शुरुआत ही इन्होंने की है। नेक्स्ट आता है मेंडल, ये भी आप जानते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल। इनको किसका जनक कहा जाता है? इनको जनक कहा जाता है आनुवांशिक विज्ञान का, जेनेटिक्स जिसको आप कहते हो, फादर ऑफ जेनेटिक्स इनको कहा जाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसी में माना जाता है कि इन्होंने किस पर अपने प्रयोग किए थे? तो इन्होंने मटर के पौधे पर अपने प्रयोग किए और अपने निष्कर्ष निकाल के दिए, जिनको आजकल हम मेंडल के नियम के नाम से जानते हैं। ओके, तो अपने प्रयोग कहाँ किए हैं? मटर के पौधे पर। इसका नाम भी पूछा जाता है, सिंपल सा याद रखना है, बहुत पूछा गया है ये विभिन्न एग्जामों में, पाइसम और सेटाइवम, ठीक है, ये इसका नाम है। और रॉबर्ट हुक, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कोशिका की खोज की। कोशिका की खोज की। बायोलॉजी में जो हम पढ़ते हैं कोशिका, या जिसको इंग्लिश में सेल कहते हैं, इसकी खोज का श्रेय किसको जाता है? रॉबर्ट हुक को जाता है। इन्होंने भी एक बुक लिखी थी और उस बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये इसमें पूछा जा सकता है। तो ये पूछा जाता है कोशिका की खोज किसने की? सबसे पहले किसने कोशिका को देखा? तो रॉबर्ट हुक ने। लेकिन यहां पर आएगा तो एक और चीज है, इन्होंने जो कोशिका देखी थी वो मृत कोशिका देखी थी। अगर जीवित कोशिका की बात की जाएगी तो आगे कहीं क्वेश्चन आएगा तो हम आपको बताएंगे, और वो क्या है?
वो हैं एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। इन्होंने जो है जीवित कोशिका को सबसे पहले माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। तो हमारा आंसर इसके अंदर क्या है, चार्ल्स डार्विन की ये रचना है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। मतलब ये सीधा क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है एसिड रेन्स का कारण क्या है ना। एसिड रेन्स जिसको आप कहते हो अम्लीय वर्षा या अम्ल वर्षा। तो आपको बताया था कि जब एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है और उस एयर पोल्यूशन में SO2 की मात्रा, ठीक है, या नाइट्रोजन के ऑक्साइड की मात्रा, वो कोई भी हो सकते हैं इनमें से, क्योंकि ये इंटर कन्वर्जेबल होते हैं। अगर ये होंगे तो ये क्या करते हैं, ये जल से क्रिया करते हैं। जो जल वाष्प के रूप में वायु में प्रेजेंट है उससे क्रिया करेंगे और इससे क्या बनता है, H2SO4 बनता है जो कि एक अम्ल है। ऐसे ही जब ये जल से क्रिया करता है तो आपको बताया था क्या बनता है, HNO3 बनता है। और ये दोनों जो हैं जब रेन्स होती हैं, बारिश होती है, तो उसमें घुलकर पानी के साथ पृथ्वी पर आना शुरू हो जाते हैं। पिछले पेपर्स में हमने इसको डिस्कस किया है पूरा डिटेल से कि एसिड रेन क्या थी। तो एसिड रेन का अब इसमें रीजन देखें तो क्या है, तो ये कह रहा है किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। तो देखें तो हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, नाइट्रोजन परऑक्साइड मोनोऑक्साइड नहीं, बल्कि क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर है। सबसे ज्यादा जो पोल्यूशन है वो किससे होता है, वो हो रहा है सल्फर डाइऑक्साइड से, और ये एसिड रेन का मेन रीजन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर वही क्वेश्चन देखो आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद अब तक तो शायद हो गया होगा आपको कि भारतीय गैंडा कहां संरक्षित किया जाता है। एक सींग वाला, ठीक है, वन हॉर्न, ये किया जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क। और ये कहां है, ये आपको बताया था, ये आसाम में है, ठीक है। गिर नेशनल पार्क ये हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। गिर नेशनल पार्क पिछले इसमें भी डिस्कस किया था। ये कहां है, ये है गुजरात में। और इसमें किसको संरक्षित किया जा रहा था, इसमें संरक्षित किया जा रहा था लायन को या शेर को। अब देखिए यहां पर पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हमारे उत्तराखंड में है, ठीक है, उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट नैनीताल में लगता है। और ये माना जाता है ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है और इसको आरंभ किया गया था 1936 में। लेकिन जब 1936 में जो है इसको आरंभ किया तो इसको नाम दिया गया था हेली नेशनल पार्क। पहले ये नाम दिया गया, फिर क्या किया गया, फिर इसको रीनेम किया गया 1954 में, ठीक है। और क्या कहा गया इसको, इसको नाम दिया गया रामगंगा नेशनल पार्क, क्योंकि इससे जो नदी पास होती है वो क्या है, रामगंगा। तो नाम दिया गया रामगंगा नेशनल पार्क, ये इसको नाम दिया गया। लेकिन वर्तमान में अब इसको किस नाम से जानते हैं, वर्तमान में हम इसको जानते हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से। और ये कब दिया गया नाम, ये दिया गया 1956 में, ठीक है। जो मॉडर्न जिसको हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क दे रहे हैं नाम, ये 1956 में ऑप्ट किया गया। इससे पहले रामगंगा नेशनल पार्क था और जब इसको स्टैब्लिश किया गया था 1936 में तो इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। ऐसे ही बांदीपुर नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो बांदीपुर नेशनल पार्क कहां पर है, ये है कर्नाटका में, कर्नाटक में, ठीक है। और यहां पर संरक्षित इसमें माने कि और भी अगर इसकी बात करेंगे तो जैसे नीलगिरी है, ठीक है, ये एक्चुअल में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक पार्ट है बांदीपुर नेशनल पार्क। और इसके अंदर किस किसको संरक्षित किया जा रहा है, इसको इसमें संरक्षित किए जा रहे हैं हाथी है, ठीक है, हिरन है और साथ में एक और है और वो है टाइगर।
तो भारतीय गेंडे का संरक्षण तो काजीरंगा में करते हैं और बाकी सारे आप कुछ पढ़ चुके हैं और कुछ नए। तो अब तक बहुत सारे नेशनल पार्क के बारे में हम पढ़ चुके हैं, कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, या कहाँ वो स्थित हैं और उनमें किस किस जीव का संरक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रभाव में के संबंध में सही है। तो ये भी कई बार हम पढ़ चुके हैं कि भाई आपसे पिछली पेपर के डिस्कशन में हमने आपसे कहा था कि अल्टीमेट सोर्स जो होता है वो क्या है, सन है। सन से क्या होता है, ऊर्जा कहाँ आती है, उत्पादक में। उत्पादक से कहाँ आती है, उपभोक्ता में। उपभोक्ता में भी आपको बताया था प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और फिर शीर्ष वाले। तो ये इसी क्रम में ट्रांसफर होगी। और बाद में आपसे कहा था कि चाहे वो उत्पादक हो चाहे वो उपभोक्ता हो, जब इनकी डेथ हो जाती है तो अपघटनकर्ता इसका विघटन करते हैं, अपघटन करते हैं और इसको सरल अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। तो इसके हिसाब से अगर आप देखो तो हमारा आंसर क्या बनेगा, पहला देखें, पहले में उत्पादक फिर अपघटक, तो ये तो गलत हो गया। अपघटक पहले आ गया, ये गलत हो गया। उत्पादक उपभोक्ता अपघटक, ये ठीक है। और यहां पर फिर गलत क्या हो गया, उपभोक्ता पहले है उत्पादक, ठीक है। उत्पादक उपभोक्ता से भोजन नहीं लेते बल्कि उत्पादक तो खुद बनाते हैं। तो हमारा आंसर क्या है यहां पर, बताएं। हमारा आंसर है यहां पर सी, ठीक है। सी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और वो है, कौन सी गैस वातावरण में सबसे अधिक है, ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक है। तो आप देखें ग्रीन हाउस गैस में पहले तो यही ढूंढ लेते हैं, प्रोपेन इसमें इंक्लूड नहीं होती, ईथेन इसमें इंक्लूड नहीं होती, तो ये तो आंसर ही नहीं हो सकते। अब है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। तो अगर आपको ध्यान हो पिछले डिस्कशन के हिसाब से तो सबसे ज्यादा CO2, उसके बाद मीथेन, उसके बाद N2O, ठीक है, और फिर उसके बाद CFC, ये था। और इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, इसकी मात्रा कितनी है, इसकी मात्रा होती है 70 से लेके और 80% तक, ठीक है। मीथेन कितना होता है, मीथेन होता है लगभग 19%, यानी 20% आप मान सकते हैं। N2O कितना होता है, नियरली 6% होता है। CFC कितना होता है, 3% होता है। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट, और दूसरी एक और भी चीज होती है, मीथेन नेचुरल गैस नहीं है। वातावरण में आप जानते हो जो मेन गैसेस होती हैं उसमें आपको बताया था ना, नो AC, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी बहुत अधिक मात्रा के अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आता है, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है। यह भी हम कई बार इनडायरेक्टली डिस्कस कर चुके हैं कि एक केमिकल कंपाउंड है जिसका नाम है क्लोरोफिल, जिसका हिंदी नेम आपको बताया था पर्णहरिम। पर्णहरिम या क्लोरोफिल, क्लोरो मीन्स ग्रीन होता है और हरिम मीन्स जो है हरा होता है, और फिल मीन्स लीफ होता है, पर्ण मीन्स पत्ती होता है। तो पौधों की पत्तियों का रंग या तने का रंग जो हरा दिखाई दे रहा है उस वर्णक को हम क्या नाम दे रहे हैं, पर्णहरिम नाम देते हैं। जो कैरोटीन है ये ऑरेंजिश कलर का होता है और ये मेन पाया जाता है गाजर में। गाजर में कैरोटीन्स की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। ऐसे ही लाइकोपीन का बात करें तो जो टमाटर का लाल रंग है, ठीक है, ये किसकी वजह से होता है, लाइकोपीन की वजह से होता है। और एंथोसाइनिन आपने देखा है जो बीट रूट होती है, चुकंदर, इसका जो पर्पलिश रेड कलर है वो एंथोसाइनिन की वजह से होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे उदाहरण मैंने आपको बताया आगे कि लाइकोपीन टमाटर के अंदर प्रेजेंट है, कैरोटीनाइड गाजर के अंदर प्रेजेंट है, एंथोसाइनिन जो है बीट रूट यानी कि चुकंदर के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आता है मानव गतिविधियों जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, ठीक है, वो कौन सी हैं। ये देखें, वनों को जलाने से यस वायु प्रदूषण होता है,
कृषि कलापों से यस, जैसे आपने देखा ना कि हम कीटनाशक का प्रयोग करते हैं तो उसकी वजह से भी क्या होता है, ये वातावरण में आते हैं और उसकी वजह से पर्यावरण में चेंज आता है। ऐसे ही एरोसेल कैन उपयोग, यस ये भी ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ये सभी जो हैं वो जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हो जाएंगे। नेक्स्ट, अगला हमारा क्वेश्चन है यूफोर्बिएसी फैमिली का कौन सी फसल, ठीक है, कौन सा पौधा बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है। बिल्कुल ठीक है। तो आप देखें यहां पर, ये भी पहले वाले ही पेपर में था, जेट्रोफा। ये यूफोर्बिएसी का मेंबर होता है जेट्रोफा। और इत्तेफाक और देखें यहां पर जो कैडल नट ट्री दे रखा है, ठीक है, ये और कॉपर लीफ, ये भी किसके हैं, ये भी यूफोर्बिएसी के हैं। मतलब ये भी यूफोर्बिएसी का, ये भी यूफोर्बिएसी का, ठीक है, और जेट्रोफा भी यूफोर्बिएसी फैमिली का है। जो सर्पगंधा है इसकी फैमिली अलग होती है, इसकी फैमिली है एपोसाइनेसी, एपोसाइनेसी फैमिली का। और इन सब का अलग अलग उपयोग हैं। जैसे अगर हम बात करें कॉपर लीफ, ये एक जहरीला प्लांट माना जाता है वैसे तो, कि इससे अगर हम इसकी पत्ती को खा लें तो ये वोमिटिंग कॉज करता है, डायरिया कॉज करता है। लेकिन इसका उपयोग एज ए मेडिसिन भी किया जाता है। जैसे सर दर्द है, सूजन है, सर्दी हो गई है या घाव पे पट्टी बांधना है, ये सब कॉपर लीफ जो है उसमें उपयोग में आता है। ऐसे ही कैडल नट ट्री की अगर हम बात करें तो ये स्किन डिसीज जैसे एक्जिमा है, सोराइसिस है, इसमें हेल्प करता है। और सर्पगंधा भी मेडिसिनल प्लांट है, ठीक है। इससे केमिकल कंपाउंड मिलता है, एल्केलॉइड मिलता है, जिसको कहते हैं रेजरपाइन, ठीक है। ये एक एल्केलॉइड है और इसको मानसिक रोग में जो है जब ट्रीट किया जाता है इस रोग को, तो इसमें इसको यूज किया जाता है। तो फिलहाल ये हमारे मतलब कि ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन तो यही है कि यूफोर्बिएसी फैमिली में कौन सा फसल बायोडीजल में आएगा, तो क्या हो जाएगा, जेट्रोफा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और वह है जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है। इसका वनस्पतिक नेम ऑसिमम सेनेक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है तुलसी के नाम से। आप देखते हो कि हर घर में जनरली जो हिंदू हैं उसमें तुलसी का पौधा लगाया जाता है। वैसे सभी में लगाते हैं क्योंकि ये मेडिसिनल प्लांट माना जाता है। इसकी पूजा भी करते हैं और इसकी पत्तियों को उबाल के जो है हम डिफरेंट तरीके के एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, चाय में, दूध में डाल के जो है वो पीते हैं। तो सर्दी, खांसी, जुकाम में खास तौर से जो छोटी मोटी घरेलू की रोज की बीमारियां होती हैं उससे दूर किया जा सकता है। ऐसी अजवाइन भी है, रोजमेरी है, ये सब कहीं ना कहीं अपना कुछ मेडिसिनल यूज जो है वो देते हैं। तो आज हमारा ये सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है और ये सेशन विगत वर्षों में आए हुए क्वेश्चन के डिस्कशन का भी लास्ट है। लास्ट से मतलब क्या है, हमने आपसे कहा था कि हम आगे टॉपिक वाइज चीजों को डिस्कस करेंगे, और जब टॉपिक वाइज को डिस्कस करेंगे तो उसका मेथड हमारा क्या रहेगा या उसका तरीका हमारा क्या रहेगा। पहले हम उसके टॉपिक को समझेंगे, समझने के बाद हम उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। पहले दिन मैं आपको टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद उस पर किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो नेक्स्ट डे उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसी तरीके से हमारी प्रोसेस जो है वो चलती रहेगी। हाँ, एक और चीज है, अब आगे जो हम डिस्कस करें, अभी तो हमने पेपर डिस्कस किया तो ये केवल टेट एग्जाम के लिए था, लेकिन अब जो हम डिस्कस करेंगे, जो सब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे और उसके ऊपर जो क्वेश्चन बताएंगे, वो बायोलॉजी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाली हो उस सभी के लिए उपयोगी है। आप चाहे कोई भी एग्जाम देंगे उस सबके अंदर वो उपयोगी है। जिसको आप जनरल साइंस कह सकते हो, जनरल बायोलॉजी कह सकते हो, उस पार्ट को हम डिस्कस करना शुरू करेंगे। मतलब अगर आप टेट दे रहे हो या आप सी टेट दे रहे हो, ठीक है, या आप कोई और एग्जाम दे रहे हो जो कंपटीशन से रिलेटेड है, चाहे एसएससी है, डिफरेंट है, रेलवे है, पुलिस वाले हैं, किसी का भी कोई एग्जाम अगर होता है तो उस सब के लिए ये बायो का पार्ट सबसे ज्यादा उपयोगी होगा। तो मेरा यही है कि पुराने जितने हैं सबको आप
एक बार फिर से रीड कीजिएगा। उसके बाद इसका मैंने कहा नोट्स आप लोगों ने बनाए होंगे, बहुत अच्छी बात है अगर बना लिए हैं। नहीं तो इन सबको आप डाउनलोड भी कर सकते हो और जब चाहें तब आप देख सकते हो। तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सेशन था। तो अब मेरा आपसे ये कहना है कि आप आगे से इन सारे क्लासेस को प्रॉपरली अटेंड करें, जिससे कि आप अपने प्रॉपर नोट्स भी मेंटेन करें और उन पर कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं वो आपको पता चले। तो फिर मैं यही कहूँगा कि आगे इसको और उपयोगी बनाने के लिए इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मैंने कहा ज़रूरत पड़ने पर इन सभी को आप डाउनलोड करके अपने फाइल में, अपने कंप्यूटर में सेव करके रखें और बार बार इसको रिवाइज करते रहें। धन्यवाद। थैंक यू।